गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल साइंस में देखें, आज पार्ट 10 आपको बताना है। तो आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन। उपचयन क्या होता है बताया गया था आपको। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। यानी अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उसमें इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इस प्रकार वह अपक्रिया उपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, यानी उपचयन अपक्रिया के दैनिक जीवन में कौन कौन से प्रभावों को हम देखते हैं, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न प्रभाव पड़ जाते हैं। सबसे पहला होता है संक्षारण और दूसरा होता है आपका विकृत गंधिता। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जब कोई धातु मतलब मेटल, आर्द्रता मतलब होती है नमी, कौमा अम्ल अभी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, एसिड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। तो संक्षारित हो जाती है नमी की उपस्थिति में और अम्ल की उपस्थिति में कोई भी धातु जो होती है वो संक्षारित हो जाती है। तो संक्षारण होने का मतलब जंग लगना। तो यहां पर उदाहरण में देखिए, जैसे लोहे पर जंग यानी मोर्चा लगना, मूर्छा जिसे बोलते हैं, चांदी पर काली परत का लगना, यानी चांदी के ऊपर अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए, नमी उपस्थित हो वहां पर, तो चांदी के ऊपर भी एक परत जम जाती है काली काली। उसके बाद तांबे पर हरी परत लग जाना। जो तांबा होता है, तांबे के तार वगैरह होते हैं, कुछ दिन ऐसे ही खुला छोड़ दो तो हवा के साथ देखा होगा आपने, उस पर नीला नीला एक परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्या होता है, मोर्चा, यानी धातुओं पर मूर्छा लग जाना। तो यही आपका संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पे। अब आगे हम ये देखते हैं उपाय। उपाय का मतलब ये है कि संक्षारण से बचने के उपाय क्या है। धातुओं पर यशद लेपन, यानी धातुओं के ऊपर एक चिकना तैलीय पदार्थ होता है, अगर उसको लगा दिया जाता है तो वायु से संपर्क टूट जाता है तो धातुओं पर जंग नहीं लगती है जल्दी। आपने देखा होगा कि धातुओं के ऊपर हल्का सा ग्रीस टाइप का या कुछ लगा देते हैं तो धातुओं पर यशद लेपन, वही क्या बोलते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत के द्वारा उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। उसके बाद पेंट करके, कहते नहीं है कि लोहे के ऊपर पेंट कर दो तो जंग नहीं लगेगी, तो धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो इन विधियों द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाने का मतलब यह है कि उन धातुओं का संपर्क सीधे वायु से तोड़ना, वायु उस धातु में के पृष्ठ पर संपर्क ना करे तो संक्षारण रुक जाएगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद अब दूसरा इसी में टॉपिक है विकृति गंधिता। क्या होती है विकृति गंधिता भी उपचयन की अपक्रिया के दौरान ही होता है। तो विकृति गंधिता क्या होती है, वसायुक्त, वसा मतलब वसा एक खाद्य वो पदार्थ होता है वसा, और तैलीय पदार्थ मतलब जिसमें तेल वगैरह पाया जाता है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। यानी वायु के संपर्क में अगर उन पदार्थों को रख दिया जाए जिसमें वसा हो और तेल हो, तो संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयन के ही तो हम पढ़ रहे हैं गुण। उपचयन से क्या होता है, तो उपचयित ही तो होगा विकृत गंधिता से, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ कोई हो तो अगर कुछ देर तक उसको बाहर रख दिया जाता है, फ्रिज में ना रखो, उसको बाहर रख दो, तो बाहर रखने पर क्या होता है कि कुछ देर बाद बदबू आने लगती है, उसका स्वाद भी थोड़ा सा कसेला टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, स्वाद भी, गंध भी आने लगती है। तो ये इसे ही विकृति गंधिता बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, तो यानी अब हम क्या करें कि उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यानी यहाँ पर उपाय, यानी विकृति गंधिता से बचने का उपाय क्या है। अगर हम किसी भी खाद्य सामग्री यानी खाने वाली सामग्री को वायुरोधी बर्तन, यानी एक ऐसे बर्तन में रख दें जिसमें वायु अंदर प्रवेश ना कर सके, अंदर बिल्कुल शुष्क अवस्था में रखा हो वो खाद्य पदार्थ, तो वो बच सकता है बदबू आने से। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाने वाले पैकेट आते हैं, ज़्यादातर चिप्स या बहुत और भी
कुरकुरे टाइप में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो फूले फूले टाइप में होते हैं, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस जब तक भरी होगी तब तक अंदर रखा हुआ पदार्थ जो है वो खराब नहीं होगा, उसमें बदबू वगैरह नहीं आएगी। लेकिन अगर पैकेट बीच में कहीं पर फट गया है या अंदर की गैस अगर बाहर निकल गई है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो सामान अंदर खराब हो गया है। तो कोई भी सामान खरीदने से पहले, इस तरीके की चीज़ों को खरीदने से पहले आप पैकेट के ज़रूर देख लें, पैकेट को पकड़ के देख लें। अगर पैकेट फूली है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तभी आप उसको लें। अगर अंदर हवा ना हो तो उस पैकेट को कतई ना लें, क्योंकि वो अंदर रखा हुआ पदार्थ खराब हो गया होगा। तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और उसके बाद शीतलन द्वारा, शीतलन का मतलब होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब, फ्रिज घर में लोग क्यों रखते हैं? वो फ्रीजिंग करने के लिए। किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो काफी ज्यादा दिनों तक चल जाता है। उसका रीजन ये फ्रीजीकरण यानी शीतलन। तो जब किसी भी पदार्थ को ज्यादा ठंडी जगह स्थान पर रख दिया जाता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो वहां पर जीवित नहीं रह पाते हैं। तो वहां पर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो खाद्य पदार्थ आपका खराब नहीं होगा। तो इससे विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। ओके, तो ये बचने के उपाय हो गए। उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आप रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पीछे आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में ये पार्ट 8 में मैंने यहां पर आपको बताया था रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, सब डिटेल आपको बताई थी। लेकिन यहां पर एक देखिए फिर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार आ गया, लेकिन यहां पे देखिए टेम्परेचर दे दिया है। तापमान के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तापमान के आधार पर यानी टेम्परेचर देने या लेने पर, टेम्परेचर देने पर किसी भी रासायनिक अपक्रिया को या रासायनिक अपक्रिया होने के दौरान ताप या ऊष्मा उत्पन्न होना, ताप या ऊष्मा को देना किसी भी रासायनिक अपक्रिया में 2 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है ऊष्मा छेपी, ऊष्मा का छेपण करती हैं, और ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का शोषण करती हैं। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी नाम में समझिए क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको ऊष्मा छेपी अपक्रिया। ऊष्मा छेपी अपक्रिया क्या होती है? जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो जिन रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों के जुड़ने, यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, अभिकारक आप समझ रहे हो ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जो भी आप पदार्थ आपस में जुड़ते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो अभिकारकों के जुड़ने या मिलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी आपस में जब ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे हम ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा निकालते हो। अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। जैसे पानी में, चूने में अगर पानी डालो तो चूने में जब पानी डाला जाता है तो आपने देखा होगा कि रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होने के बाद वो चूना और पानी का जो मिक्सचर होता है वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहां पर ऊष्मा दी गई या ऊष्मा निकली? यहां पे ऊष्मा मिली हमें, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, केवल चूने में पानी डाल दिया और रिएक्शन होने लगी और ऊष्मा टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। तो ये ऊष्मा छेपी अपक्रिया होती है। ठीक, अब उदाहरण के तौर पर यहां पे CH4 आपका मेथेन होती है। मेथेन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिला दिया जाता है तो मेथेन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका जल होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा। जिस तरीके से चूने और पानी में ऊष्मा उत्पन्न होती है वैसे इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मा छेपी अपक्रिया हो गई। नेक्स्ट इसी में है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब नाम से ही पता चला ऊष्मा का शोषण करने वाली, यानी ऊष्मा आपको देना पड़ेगा रासायनिक अपक्रिया के दौरान। तो जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अब यहां पर जुड़ रहे थे तो ऊष्मा निकल रही थी, लेकिन अब यहां पर तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, यानी ऊष्मा दे सकते हैं या प्रकाश में रख सकते हैं। या प्रकाश में रखेंगे, धूप में रखेंगे तो ऊष्मा ही तो मिलेगी। कुल मिला के बात तो वही हुई। और विद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊष्मा है, तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर इन 3 चीजों के द्वारा देने पर, ऊष्मा देने पर अगर अपक्रिया प्रारंभ होती है तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मा का शोषण करती है। ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, किसी भी प्रारूप में आप ऊष्मा को दें। एग्जाम्पल के रूप में CaCO3 जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट यानी टेम्परेचर यानी गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये आपका उत्पाद था, यानी इसमें दो प्रकार के अभिकारक मिले थे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिकारक हुए। तो इन दोनों अभिकारकों को इससे अलग करने के लिए ऊष्मा देने पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये दो अभिकारक अलग अलग हो गए। तो इस तरीके की अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। आपका ये चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसको बताने की कोशिश आपको की है। 10 लेक्चर इसमें लग गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया और बताया है। सभी बच्चे होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसकी PDF फाइल भी आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। PDF फाइल से देख के सभी बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर चैप्टर फर्स्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।